हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम ऑन सेकंड टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स का जो क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे थे। क्वेश्चन आंसर में सीरीज ये दूसरी है। पहली सीरीज हो चुकी है जो कि 30 क्वेश्चन की थी। ये दूसरी सीरीज है, इसमें भी 30 क्वेश्चन आपको आज कराए जाएंगे। ठीक है, इस तरह के कई सेट बने हुए हैं। तो मेजरिंग टूल्स चूंकि पहले थ्योरेटिकल बेस में पूरा पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, फिर इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड, क्योंकि पिछले एग्जाम में कुछ पूछे हुए भी गए थे इससे और कुछ आगे आने की भी संभावना है। तो आप लोग प्रयास ये करिए कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है बोर्ड पे, हम सिलेक्ट करते रहते हैं, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कितने हम 23 नंबर में कितने आपको नंबर मिले हैं। इससे होगा क्या, आप अपना IQ लेवल अपना चूंकि जो थ्योरेटिकल बेस में पढ़ा है आपने वो कितनी आपको जानकारी उससे है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कीजिए कि सर मेरे 30 में कितने नंबर आए थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो समझ में नहीं आ रहा उसको फिगर द्वारा भी समझाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी टूल्स है। अब प्रत्यक्ष मापी मतलब इंग्लिश में आएगा तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स की बात कर रहा है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट वाले टूल्स की कल बात हुई थी, जिसमें ग्रेजुएशन नहीं बने होते हैं, वो उसको रीडिंग को क्या करता है, ट्रांसफर करना पड़ता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो अप्रत्यक्ष मापी की बात कर रहे हैं तो माइक्रोमीटर कैसा है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, इसमें ग्रेजुएशन बने रहते हैं। स्ट्रेन रूल भी कैसा है, इसे भी डायरेक्ट है, क्योंकि इसमें भी ग्रेजुएशन बने रहते हैं। ठीक है, डायल कैलिपर वर्नियर कैलिपर देखा आप लोगों ने, तो डायरेक्ट रीडिंग देता है। ऐसे डायल कैलिपर में डायल लगा होता है, उसमें डायरेक्ट रीडिंग हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। मतलब ये भी कैसा हो गया, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हो गया। टेलीस्कोप गेज, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो जैसे ही गेज वर्ड आ जाता है तो आप ये समझिए कि गेज सारे क्या होते हैं, चेकिंग टूल्स होते हैं। चेकिंग टूल्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं, वो क्या डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये गेज जैसे शब्द आया, आपको अगर उनकी जानकारी नहीं थी तो गेज देख लीजिए, तो टेलीस्कोप गेज। ऐसे आप पढ़ेंगे हेमिस्फेरिकल गेज, जिसको स्मॉल होल गेज भी बोलते हैं, वो भी कैसा टूल्स है, चेकिंग टूल्स है। ये क्या करता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। मतलब ये इंटरनल डाया क्या करेगा, चेक करेगा, मेजर करेगा, फिर उसको रीडिंग को ट्रांसफर करेंगे या तो माइक्रोमीटर में या तो वर्नियर कैलिपर में। ठीक है, तो ये हमें रीडिंग मिलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी नंबर। टेलीस्कोपिक गेज क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर कह रहा है टेलीस्कोप गेज एक कौन सा टूल्स है। वही क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया। टेलीस्कोप गेज कैसा देख रहे थे, वहां पे अप्रत्यक्ष मापी देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे का बी हो गया। थर्ड नंबर, टेलीस्कोप गेज की रेंज बताइए। तो जब आपको थ्योरेटिकल में बताया जा रहा था तो आपको स्मॉल होल गेज की रेंज बताई गई थी। स्मॉल होल गेज की रेंज किए थे 3.2 से 12.7 mm, जिसी को हेमिस्फेरिकल गेज भी बोलते हैं। दो नाम है, इसको याद रखिए, हेमिस्फेरिकल गेज। अब टेलीस्कोप गेज की रेंज आपको बताई गई थी। इसके बाद नापना स्टार्ट करता है 12.7 के बाद ये मेजर करना स्टार्ट करता है। स्मॉल होल गेज पहले 3.2 से 12.7, अब टेलीस्कोप गेज कितना 12.7 से 150.4 mm तक ये रीडिंग मापता है। तो स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोप गेज दोनों को आप कंपेयर करके याद करिए कि इसके बाद स्टार्ट करता है ये मापना। मतलब ये दोनों इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, इनकी रीडिंग को हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोप गेज की बात हो रही है। तो थर्ड में देखेंगे टेलीस्कोप की रेंज कितनी हो गई, 12.7 से हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी नंबर मिल रहा है 152.4। तो ये थर्ड का क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप गेज का मैंने प्रयोग बताया है क्या, इंटरनल होल का क्या करता है, डाया मेजर करता है, वो भी इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो ऐसा कोई है ऑप्शन, किसी भी होल की टेपर मापने के लिए, यहाँ से गलत हो जाता है, किसी भी होल की गहराई मापने के लिए, डेप्थ मेजर नहीं कर पाएगा, ये क्या कर देगा, डाया मापता है, इंटरनल डाया। किसी भी होल का व्यास मापने के लिए, ठीक है, किसी भी होल का व्यास मापने का मतलब ये है कि यहाँ पे 12.7 से 152.4 के बीच में ही होल मेजर करेगा। इससे नीचे मेजर कर पाएगा ना तो ऊपर मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो होल का व्यास मापने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, होल गेज को और किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया होल गेज को हेमिस्फेरिकल गेज भी बोलते हैं, ये याद करने क्वेश्चन था, हेमिस्फेरिकल गेज भी बोलते हैं। और दूसरा नाम है स्मॉल होल गेज भी। तो दूसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं, स्मॉल होल गेज, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा कह रहा है इनमें से दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ का सी नंबर हो जाएगा। आप जल्दबाजी में हेमिस्फेरिकल करके आएंगे, लेकिन देखेंगे ये देख नहीं रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसमें सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6 देखते हैं,
होल गेज की रेंज अभी डिस्कस हुआ है, होल गेज की रेंज कितनी बताई आपको 3.2 से 12.7। इसमें देखेंगे 3.2 एक ऑप्शन है ये है, तो इसमें 3.2 से 12.7 ये दिख रहा है आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा 6 का सी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कॉम्बिनेशन सेट का मुख्य भाग है। तो पहले तो कॉम्बिनेशन सेट होता क्या है, कॉम्बिनेशन सेट के बारे में आपको हालांकि बता दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन सेट देखेंगे, कॉम्बिनेशन सेट होता क्या है। ये आपको कॉम्बिनेशन सेट दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन सेट है। ये कॉम्बिनेशन सेट है, इसमें आपको बताया गया था, इसको स्टील रूल भी बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है रेक्टेंगुलर स्लैब कट होता है, पूरे इसकी लंबाई में रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, ये स्टील रूल है, इसको बीम भी बोलते हैं। इसमें आपके सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, 3 हेड होते हैं। सेंटर हेड इसलिए बोलते हैं, पहले डीप में आप लोग लेक्चर देखिए पूरा, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन आंसर इसलिए कराए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर हेड में क्या रहता है स्पिरिट लेवल लगा रहता है, इसमें स्पिरिट लेवल लगा रहता है, जिससे सिर्फ फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं और 90 डिग्री इधर से 90 डिग्री इधर से कितना 45 डिग्री मेजर कर सकते हैं। कोई चीज आप फिगर से देखते हैं तो बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो जाती है, क्योंकि माइंड क्या करता है फिगर रीड करता है। फिगर आप तुरंत बनाइए, कॉम्बिनेशन सेट ये होता है, क्या क्या हो रहा था उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन सेट का मुख्य भाग है। तो कॉम्बिनेशन सेट के देख लीजिए, कॉम्बिनेशन सेट में कौन कौन से मुख्य भाग थे। एक तो स्टील रूल थी, दूसरा सेंटर हेड था, प्रोटेक्टर हेड था, स्क्वायर हेड था, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का मुख्य भाग है, स्क्वायर हेड भी था उसमें, सेंटर हेड भी था, प्रोटेक्टर हेड भी था। स्टील रूल भी अगर ऑप्शन है तो वो भी थी, लेकिन स्टील रूल नहीं है तो प्रयोग सभी, मतलब ये तीनों चीजें थी उसमें। तो क्या हो जाएगा 7 का डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टील रूल भी थी तो वो भी करेक्ट हो जाती, क्योंकि उसी में सारे लगे रहते हैं, ठीक है। तो 7 का क्या हो गया डी। ये चीज समझ में आई आप लोगों को कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। 8 नंबर देखिए, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड आप कॉम्बिनेशन सेट में देख रहे थे, सेंटर हेड ये देखिए, ये सेंटर हेड था। तो सेंटर हेड का यूज क्या हो जाता है, इसमें जो सिलेंड्रिकल रॉड रहती है इसका क्या करते हैं या वो केंद्र निकालते हैं। सेंटर हेड का मतलब ये है कि सेंटर निकालने के लिए, तो क्या करते हैं इसमें केंद्र निकालते हैं। तो ये केंद्र निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या था उसके बारे में देखते हैं। सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है कोण चेक करने के लिए, आयताकार जाप का केंद्र निकालने के लिए, राउंड रॉड का केंद्र निकालने के लिए। सी नंबर 8 का सी, राउंड रॉड का केंद्र निकालने के लिए, या सिलेंड्रिकल जाप का क्या करने के लिए सेंटर निकालने के लिए। कुछ भी बोले तो ये सही है। आयताकार जाप का नहीं निकाल पाएगा ना तो कोण चेक करता है, तो राउंड रॉड का केंद्र निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्टर हेड के किस भाग पर मेन स्केल बना होता है। प्रोटेक्टर हेड के किस भाग पर मेन स्केल बना होता है, फिर से देखते हैं प्रोटेक्टर हेड। ये आप प्रोटेक्टर हेड देख रहे थे, प्रोटेक्टर हेड था ये। प्रोटेक्टर हेड में किस भाग पे मेन स्केल बना है, इसमें क्या रहती है मेन स्केल रहती है। इसको क्या बोलते हैं डिस्क बोलते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के में भी डिस्क में मेन स्केल बनी होती है, और डायल में क्या होती है वर्नियर स्केल बनी होती है, और इस प्रोटेक्टर हेड के में भी डिस्क में क्या बनी रहती है मेन स्केल बनी रहती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, डिस्क में ही मेन स्केल रहती है। तो प्रोटेक्टर हेड की बात करें तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात करें, डायल में उसमें क्या रहता था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में, डायल में वर्नियर कैलिपर बनी रहती थी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं डिस्क है, डिस्क में क्या बनी है मेन स्केल बनी है। तो यही है क्वेश्चन, प्रोटेक्टर हेड किस भाग में मेन स्केल बनी रहती है। तो डिस्क फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है। आप जैसे बेवल प्रोटेक्टर देखते हैं आपके दिमाग में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर गूंजने लगता है, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जब पूछेगा तो उसमें वर्नियर लिख देगा। जब सिंपल बेवल प्रोटेक्टर पूछता है तो ऑर्डिनरी मतलब साधारण बेवल प्रोटेक्टर की बात करता है, चांदी की बात करता है, जिसका आप लोग लिस्ट काउंट कितना पढ़ के आए हैं 1 डिग्री पढ़ के आए हैं। तो 10th का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर इसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर लिख देता तो 5 मिनट हो जाता, लेकिन जब बेवल प्रोटेक्टर लिखे या साधारण बेवल प्रोटेक्टर लिखे या ऑर्डिनरी बेवल प्रोटेक्टर लिखे तो उसका फिर मान कितना हो जाता है 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज होती है। क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए।
10 तक हो गए। अब 11 नंबर देखेंगे। स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है, स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो स्पिरिट लेवल कहाँ लगा रहता था? अभी आप लोगों को बताया स्पिरिट लेवल कहाँ पे था, स्क्वायर हेड में। स्क्वायर हेड में स्पिरिट लेवल लगा रहता है यहाँ पे। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को भी क्या करता है, चेक करता है, और वर्टिकल सरफेस दोनों को क्या करता है, इसकी फ्लैटनेस बताता है। मतलब स्पिरिट लेवल कुछ नहीं है, बस एक पारा होता है, पारा भरा होता है, जिसमें क्या रहता है, होल, वो बेवल होता है। बेवल मतलब एक प्रकार का, बेवल मतलब बूंद होती है। तो वो क्या करती है, इधर या इधर जैसी सरफेस होगी उधर वो विक्षेपित होती है, लेफ्ट राइट विक्षेपित होती है। सरफेस उठी हुई है कि सरफेस नीचे दबी हुई है, ये बताती है स्पिरिट लेवल। मतलब एक लेवल बताती है, समतलता बताती है सतह की। तो स्पिरिट लेवल अब इसमें लगा रहता था। क्वेश्चन क्या था, स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करने के लिए, वर्टिकल लेवल चेक करने के लिए, उपयुक्त तो दोनों। यहाँ से 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों सरफेस चेक करता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करता है। मतलब सतह की क्या बताता है, लेवलिटी बताता है, कितनी उठी हुई है, कितनी दबी हुई है। स्पिरिट लेवल की शुद्धता कितनी होती है, स्पिरिट लेवल की शुद्धता देखो, स्पिरिट लेवल दो प्रकार के आते हैं, एक प्रिसीजन स्पिरिट लेवल भी होता है, एक साधारण स्पिरिट लेवल भी होता है। तो साधारण जो स्पिरिट लेवल होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कहीं पे तो ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप लोग याद कर लीजिए 0.02 mm प्रति 100 mm, 0.02 mm प्रति 100 mm की एक्यूरेसी में बने रहते हैं स्पिरिट लेवल। ये याद करने का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्रिसीजन जो होते हैं, जो इससे भी सूक्ष्म में प्रसिद्धता बताते हैं, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे 12 का क्या है, ये नंबर सही है 0.02 mm प्रति 100 mm, ठीक। 13 नंबर देखेंगे, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की प्रसिद्धता। प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की जब बात करता है, मतलब अभी स्पिरिट लेवल की बात कर रहा था तो 0.02 थी, लेकिन प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, ये उससे भी सूक्ष्म, क्योंकि मेजरिंग टूल्स थे और प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। तो ऐसे स्पिरिट लेवल होता है, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 13 का सी नंबर। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। 0.01 mm से 0.1 mm प्रति 100 mm में, सॉरी प्रति 1000 mm में, 1000 mm में कितने शुद्ध होते हैं, 0.01 से 0.1 mm तक, ठीक है। तो ये याद करने वाले क्वेश्चन थे, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन है, कुछ नया मिला करे तो आप लोग कमेंट कर दीजिए उसमें, और लाइक भी कर दिया करें। बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, बेवल प्रोटेक्टर, फिर वही बात आ गई, मतलब किसकी बात कर रहा है, बेवल चांदे। बेवल चांदे या बोले चांदे को प्रोटेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो बेवल प्रोटेक्टर या बेवल चांदे, मतलब किसकी बात हो रही, साधारण बेवल प्रोटेक्टर की बात हो रही। तो साधारण का लिस्ट काउंट कितना था, 1 डिग्री था। 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूछ लेता तो 5 मिनट हो जाता। तो वर्नियर जैसा कोई शब्द नहीं है, तो फिर इसका साधारण की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 डिग्री इसका। 14 का क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर देखते हैं, कैलिपर होता है। देखो कैलिपर की जब बात करता है तो आप वर्नियर कैलिपर में नहीं जाएंगे। आपको कैलिपर 2 प्रकार के बताए गए थे, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। मतलब जब सिंपल कैलिपर की बात करता है, अगर वर्नियर कैलिपर बोलेगा तो फिर वर्नियर लिख देगा वो, वर्नियर कैलिपर क्या होता है या वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है। लेकिन इसमें कैलिपर की बात कर रहा है, तो कैलिपर या तो इनसाइड की बात हो रही है तो आउटसाइड की बात हो रही है, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब होता कैसे है, अगर आप लोग भूल गए हैं तो हम हैं रिवाइज कराने के लिए, सब कुछ रिवाइज होगा आपका। यहां से देखेंगे, अगर दिख रहा है आप लोगों को तो ये आपके कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ये इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये कौन सा है, इनसाइड कैलिपर है, ये आउटसाइड कैलिपर है। ये बाहरी मापता है, मतलब बाहरी लंबाई चौड़ाई मापेगा, ये अंदर के स्लॉट की चौड़ाई मापता है, अंदर का व्यास मापता है। ये इनसाइड कैलिपर है, ये आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। कैलिपर दिमाग में आया, ये कैसे है, स्प्रिंग जॉइंट है, ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग जॉइंट है, रिवेट जॉइंट भी आते हैं, स्प्रिंग जॉइंट भी आते हैं। ये इसमें बने किसके होते हैं, ये बेसिकली माइल्ड स्टील के बने होते हैं। लेकिन अभी बात पूरी नहीं होती है, माइल्ड स्टील के बोल दिया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभी गलत हो जाएगा। अगर माइल्ड स्टील प्लस केस हार्ड, पॉइंट केस हार्ड, इनके जो पॉइंट होते हैं या वर्किंग पॉइंट होते हैं, ये क्या करने पड़ते हैं हमको, केस हार्ड करने पड़ते हैं। या हाई कार्बन स्टील है तो वो भी सही हो जाएगा।
अगर माइल्ड स्टील प्लस केस हार्ड, ये करेक्ट आंसर है। तो आप आंसर देखते हैं क्वेश्चन क्या था। कैलिपर होता है, कैलिपर एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। 15 का बी इज करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता है, इनडायरेक्ट मेजर करता है, उसमें कोई रीडिंग तो दिख नहीं रही थी आपको, तो उसकी रीडिंग को क्या करना पड़ता है, कैलिपर में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वर्नियर कैलिपर में उसकी रीडिंग को किसमें, स्टील रूल में ट्रांसफर करना पड़ता है। यहाँ पे कैलिपर में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1/2 mm होता है या 0.5 mm। इसका लीस्ट काउंट होता है किसका, कैलिपर का। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.5 mm, मतलब उसकी रीडिंग को किस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, स्टील रूल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। क्योंकि आएगा अभी कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है या कितने सूक्ष्मता में मेजर कर सकता है, तो 0.5 mm, क्योंकि इसकी रीडिंग को भी स्टील रूल में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, कैलिपर होता है अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। वही देखिए क्वेश्चन आ गया, कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, तो कैलिपर को किस में ट्रांसफर कर रहे थे, स्टील रूल में ट्रांसफर कर रहे थे। तो स्टील रूल का कितना होता है, 1/64 इंच या 0.5 mm। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या है, 0.5 mm है। 1/64 इंच होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सजग हो के आंखें खोल के देखिएगा, 1/64 इंच भी होता, 0.5 भी होता, आपको 0.5 सोचा आपने पढ़ाया क्या, तो 0.5 करेक्ट करके आते। 1/64 इंच भी होता, इसमें से दोनों होता तो फिर दोनों हो जाते। तो 16 का आपको कोई चीज रटनी नहीं है, आपको चीजें समझनी है कि 0.5 आया कहां से, क्योंकि इसकी रीडिंग को ट्रांसफर किया गया था स्टील रूल में, तो स्टील रूल की जो एक्यूरेसी थी वही एक्यूरेसी इसकी भी हो गई। 16 नंबर हो गए। 17 की बात करते हैं। 17 कह रहा है कैलिपर किसका बना होता है। देखिए क्वेश्चन वही आ गया, कैलिपर किसका बना होता है, मतलब किसकी बात हो रही है, वर्नियर कैलिपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर की बात हो रही है। तो मैंने बताया हाई कार्बन स्टील, अगर है ऑप्शन तो वो करेक्ट हो जाएगा। किसकी, अगर माइल्ड स्टील है, बेसिकली बने होते हैं माइल्ड स्टील प्लस केस हार्ड, कि कौन से पॉइंट केस हार्ड होते हैं, वर्किंग सरफेस वर्किंग पॉइंट केस हार्ड होते हैं। तो ढलवाला हुआ कास्ट आयरन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का नहीं बना होता है। पिटवाल हुआ, इसको राट आयरन बोलते हैं, राट आयरन से भी नहीं बना होता है। माइल्ड स्टील का बना होता है, मैग्नीज स्टील का नहीं बना होता है। तो माइल्ड स्टील का बना होता है प्लस केस हार्ड। केस हार्ड क्या होता है, ये ट्रीटमेंट में बताया जाएगा आपको, बस आप ये समझ लीजिए उसकी जो वर्किंग सरफेस होती है जिससे हम मेजर करते हैं वो घिसे ना, इसलिए उसकी हम क्या करते हैं, हार्ड, थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। माइल्ड स्टील को ही केस हार्ड कर सकते हैं, और जबकि हाई कार्बन स्टील को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर सकते हैं। वो विषय अलग है, ये ट्रीटमेंट का विषय, आप लोग बस इतना समझ लीजिए। माइल्ड स्टील ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाता है यहाँ की, क्योंकि 3 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, प्लस केस हार्ड। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर देखिए, स्लैट की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग होता है। तो स्लैट की चौड़ाई कौन माप पाएगा, आप देख के बताइए फिगर, स्लैट की चौड़ाई कौन माप पाएगा, ये स्लैट में जाएगा कि ये स्लैट में जाएगा। स्लैट में कौन जाएगा, इनसाइड कैलिपर ही जा पाएगा, क्योंकि ये इंटरनल माप मेजर करता है, ये आउटर मेजर करता है। तो आउटसाइड कैलिपर ये बाहरी माप मापता है, जबकि स्लैट की अगर बात करें तो इनसाइड कैलिपर। ठीक है, तो स्लैट की चौड़ाई मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग होता है, ये वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, जैनी कैलिपर गलत, इनसाइड कैलिपर। इसका 18 का क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, इनसाइड कैलिपर। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर में कह रहा है साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। कैलिपर की बात हो रही, मतलब इनसाइड आउटसाइड की बात हो रही, तो इसका जो साइज लिया जाता है, फिर कैलिपर पे चलते हैं। इसका जो साइज है, साइज कहाँ से लिया जाता है, इसके जो रिवेटिंग है, यहाँ से वर्किंग सरफेस तक, ये जो पॉइंट है इसके वर्किंग पॉइंट तक, ये इसका साइज होता है। ये रिवेटिंग से ये वर्किंग पॉइंट तक, तो रिवेट के केंद्र से वर्किंग पॉइंट तक, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, इनकी टांगों की लंबाई से, कुल लंबाई से रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, 19 का सी, 19 का सी इज करेक्ट आंसर, उसके रिवेट से नीचे वर्किंग पॉइंट तक। जिस समझ में आ रही होगी आई होप। 20 नंबर, किसी जाप को बाहरी साइज मापा जाता है। देखिए बाहरी साइज, इंटरनल के लिए बताया मैंने, इंटरनल इनसाइड कैलिपर, बाहर के लिए आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर कोई ऑप्शन है, सी नंबर 20 का सी, किसी जाप को बाहरी साइज मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर। 21 देखेंगे। 21 में कह रहा है जैनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जैनी कैलिपर का शायद अभी लेक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि ये मार्किंग टूल्स है, तो जैनी कैलिपर के बारे में बताया जाएगा जब मार्किंग इंस्ट्रूमेंट चलेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि जैनी कैलिपर के बारे में, ये एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है।
इसके बारे में हम फिगर भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये जेनी कैलिपर का फिगर आप देख पा रहे हैं। जेनी कैलिपर में होता क्या है, ये मार्किंग करता है, जबकि इनसाइड कैलिपर क्या कर रहे थे, इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम इनसाइड या आउटसाइड मेजरमेंट कर रहे थे। ये क्या करता है, मार्किंग करता है। इसमें देख रहे हैं एक लेग इसकी सीधी हुई और एक लेग मुड़ी हुई है, एक लेग मुड़ी हुई है। दो तरह के होते हैं, ये स्प्रिंग जॉइंट, ये रिवेट जॉइंट है, ये स्प्रिंग जॉइंट है, दो तरह के भी मिलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट वाला ज्यादा प्रेसिजन, जल्दी से, क्विकली, फास्ट क्वेश्चन आता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर ये अच्छी एक्यूरेसी में और जल्दी से खोल सकते हैं, जल्दी से बंद कर सकते हैं। जबकि ये रिवेटिंग वाला, इसकी अपेक्षा में इसकी एक्यूरेसी कम होती है, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये बात हो गई। अब ये कैसा है, ये जेनी कैलिपर देख रहा है, तो इसकी समांतर लाइनें खींचने के लिए इसमें क्या करता है, ये जो सरफेस होती है, ये जो लेग होती है, ये लेग क्या करती है, एज के जो जाब होता है, जाब के एज में ये समांतर चलती है, इसके द्वारा क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या करती है, सब उसके किनारों की समांतर लाइन खींचने के लिए जेनी कैलिपर का यूज होता है। अब क्वेश्चन क्या था, जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है किसी जाब की सतह पर समांतर लाइन खींचने के लिए, करेक्ट है। राउंड रॉड का सेंटर ज्ञात करने के लिए, स्क्वायर रॉड का सेंटर ज्ञात करने के लिए, केस का क्या हो जाएगा, देखो इसके द्वारा हम राउंड रॉड का सेंटर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा हम राउंड रॉड का क्या कर सकते हैं, सेंटर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 2 सही है। स्क्वायर रॉड का सेंटर नहीं ज्ञात कर सकते, ये गलत है। तो उपरोक्त का खा हो जाएगा, एक केस का हो जाएगा, डी हो जाएगा। समांतर लाइन भी खींच सकते थे और उससे हम सेंटर भी निकाल सकते थे। जब वो चैप्टर चलेगा आप लोगों का तो उसमें डीप से बताया जाएगा आपको। बेवल गेज से चेक करते हैं। बेवल गेज होता क्या है, बेवल गेज से चेक करते हैं। पहले तो चेक गेज है, बेवल गेज से क्या चेक करते हैं, पहले बेवल गेज देख लेंगे बेवल गेज होता क्या है। अगर आप लोगों ने बेवल गेज नहीं देखा है आज से पहले तक, तो आज बेवल गेज भी सीख जाएंगे आप लोग। ये बेवल गेज होता है, ये डिजिटल वाला बेवल गेज है, तो इसमें डायरेक्ट रीडिंग इसमें आ जाती है। क्या कर रहा है, एंगल मेजर कर रहा है। बेवल गेज क्या कर रहा है, ये जॉब है, वर्क पीस था, इसका एंगल मेजर करने के लिए बेवल गेज यूज करते हैं। तो बेवल गेज इस तरह का टूल्स बना होता है, इसको हम पूरी लंबाई में खिसका सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टॉक होता है, ब्लेड होता है, दोनों को किसी भी साइड में एडजस्ट कर सकते हैं और ये इंक्लाइंड हो जाती है ब्लेड इसकी। तो ये एंगल मेजर करता है बेसिकली। एंगल मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, इसमें आप डायरेक्ट रीडिंग आ रही है, क्योंकि ये एडवांस तरीके से बना दिया गया है, इसमें डिजिटल मेजरमेंट कर दिया गया, लेकिन इसमें सामान्यतः बस ब्लेड होता है और ये होता है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एंगल। क्वेश्चन क्या था, बेवल गेज का, बेवल गेज से क्या चेक होती है, तो एंगल चेक होता है, कोण चेक होता है। ये करेक्ट हो जाएगा। 22 का बी नंबर इज करेक्ट आंसर। 23 देखेंगे, जेनी कैलिपर की बात कर रहा है। जेनी कैलिपर में असत्य होता है, जेनी कैलिपर में असत्य होता है, मतलब क्या चीज गलत है जेनी कैलिपर के उसमें। इसका एक लेग 6 mm के रेडियस में 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। जेनी कैलिपर फिर देखते हैं, जेनी कैलिपर कहाँ था, ये आ गया आप लोगों का जेनी कैलिपर। ये आ गया जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर में देख रहे हैं आप लोग, इसकी जो लेग होती है ये कितने डिग्री पे बेंड होती है, 45 डिग्री पे। याद कर लीजिए आप लोग, 45 डिग्री पे बेंड होती है। किसकी लेग, जेनी कैलिपर की। एक टांग सीधी होती है, ये वाली सीधी होती है, ये टांग कितनी होती है, ये लेग कितनी होती है, 45 डिग्री पे बेंड होती है। वो भी कितने रेडियस में, यहाँ पे रेडियस बना रहा है आप लोग देखिए, ये रेडियस बन रहा है, ये रेडियस दिख रहा है आप लोगों को, ये रेडियस, ये कितना रेडियस होता है, एंगल 45 डिग्री होता है, रेडियस कितना होता है 6 mm। 6 mm के रेडियस में 45 डिग्री पे क्या होती है, बेंड होती है। कौन सा, जेनी कैलिपर। जबकि आप देख रहे थे इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर के केस में क्या होता है, इनसाइड कैलिपर के केस में क्या होता है, जो इसकी लेग होती है, ये जो मुड़ी होती है वो 60 डिग्री पे मुड़ी होती है। कितने पे मुड़ी होती है, 60 डिग्री पे। तो आप याद रखिए, जेनी कैलिपर की बात करें तो 45 डिग्री, इनसाइड कैलिपर की बात करें तो 60 डिग्री पे बेंड होती है। तो कितने mm के रेडियस में, 6 mm के। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक लेग सीधा होता है, देख रहे थे एक लेग सीधा था, ये भी सही है। ये 150, 200, 300 mm में आते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं, ये 23 का डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं क्या है, असत्य, कोई नहीं असत्य है। इसमें सारे 3 पॉइंट थे, सारे सत्य थे। ठीक है, 23 हो गया। 24 देखेंगे,
साधारण समतल सतह की माप लेने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। साधारण समतल सतह की माप करने के लिए, साधारण समतल सतह की बात कर रहा है। जब लंबी, अधिक लंबी सतह की बात करता है तो स्ट्रेट एज आता है। ये क्वेश्चन आप लोग कंपेयर करके याद कर लीजिए। स्ट्रेट एज ये अधिक लंबी समतल सतह मेजर करता है, ठीक है। जबकि साधारण समतल सतह की अगर बात करता है तो स्क्वायर हेड हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि स्क्वायर हेड में क्या था? स्प्लिट लेवल लगा था। स्क्वायर हेड में क्या था आप देख रहे थे? यहाँ पे स्प्लिट लेवल लगा रहता है। इसकी क्या करता है? समतलता चेक करता है। तो साधारण सतह चेक कर सकता है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेट एज होता है, स्ट्रेट एज क्या होता है? स्ट्रेट एज क्या होता है? अगर आप लोगों ने नहीं देखा स्ट्रेट एज तो स्ट्रेट एज देख लीजिए आज। ये स्ट्रेट एज है, ये अधिक लंबी सतह है, ये मीटर में मिलता है। ये इसका जो क्या होता है, ये मीटर में रहता है। मीटर में रहने का तात्पर्य क्या है? अधिक लंबी सतह, 2 मीटर 3 मीटर इस तरह के मीटर में मिलते हैं। तो 2 मीटर 3 मीटर एक अच्छी खासी लंबाई हो जाती है। तो इस वजह से अधिक लंबी सतह की बात करेगा तो स्ट्रेट एज, साधारण सतह की लंबाई की बात करेगा, समतलता की बात करेगा तो लंबाई नहीं मापता है, एक्चुअली में क्या मापता है? समतलता मापता है। तो अधिक लंबी सतह के लिए स्ट्रेट एज, कम सतह के लिए, साधारण सतह के लिए स्क्वायर है, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोगों का। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही? साधारण सतह की बात हो रही, तो स्क्वायर है, ये करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिए, इन साइड कैलिपर की दोनों टांगी मुड़ी होती हैं। अभी क्वेश्चन बताया मैंने, इन साइड की दोनों टांगी किसमें? 60 डिग्री पे होती हैं, जबकि जेनी कैलिपर की कितनी? 45 डिग्री पे मुड़ी होती हैं, तो 60 डिग्री की ओर। अब बाहर की ओर भी रहती हैं, क्योंकि इन साइड कैसे बना होता है? इस तरह का बना था, तो ये बाहर की तरफ भी हो गई और 60 डिग्री भी हो गई, ठीक है। 25 समझ में आ रहा है। 26 देखिए, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। अप्रत्यक्ष मापी मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग। तो इनडायरेक्ट देखते हैं, आउटसाइड कैलिपर भी था अंदरूनी माप लेने के लिए, मतलब इनसाइड कैलिपर की बात कर रहा है, ये भी था अप्रत्यक्ष मापी। स्ट्रेट एज, उपरोक्त सभी है 26 का जी। स्ट्रेट एज क्या करता है? ये जो सतह है उसकी समतलता बताता है, कहाँ उठी हुई है, कितनी दबी हुई है। मतलब ये नहीं बताता है कितनी उठी हुई है, कितनी दबी हुई है। तो यहां से क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी 26 का डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल से स्ट्रेट एज, जो अभी आप लोगों को बताया गया स्ट्रेट एज, वो कैसा था? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, ठीक। 27 देखेंगे, 600 mm लंबी सरफेस की समतल चेक करने के लिए, देखिए 600 mm की लंबी सतह चेक करना है, मतलब एक अपेक्षाकृत ज्यादा लंबी सतह हो गई, कितनी? 600 mm। तो क्या हो जाएगा? इसके स्ट्रेट एज हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एज हो जाएगा, मतलब 27 का सी इज करेक्ट आंसर। स्ट्रेट एज बताया था, जब अधिक लंबी सतह की बात करें, 600 mm या इससे एबव की बात करें, तो हम कितना स्ट्रेट एज का यूज करते हैं। साधारण सतह की बात करेगा तो कितना यूज करेंगे? स्क्वायर हेड का यूज करेंगे। 28 नंबर देखिए, प्रोटेक्टर हेड में लगे स्प्रिट लेवल का प्रयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। स्प्रिट लेवल का प्रयोग क्या कर रहा था? लेवल चेक करने के लिए। सतह की क्या करता है? लेवल चेक करता है। कोई सतह है, ये सतह है, इधर सतह क्या है? उठी हुई है, इधर सतह क्या है? दबी हुई है। तो इस भी हम इसमें स्प्रिट लेवल से हम इसकी मेजर करेंगे, तो ये क्या करेगा? इसका लेवल बताएगा कि किधर उठा हुआ था, किधर दबा हुआ था। तो ये स्प्रिट लेवल क्या करता है? लेवल चेक करता है सतह का, किधर उठी हुई है, किधर दबी हुई है, ठीक है। तो लेवल चेक करने के लिए 28 का क्या हो गया? बी नंबर हो गया। अगर ये ऑप्शन ना होता, ऑप्शन ये होता समतलता चेक करने के लिए, तो अगर ये ऑप्शन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि ए बी दोनों दिया है, अगर ये ना होता उसकी कंडीशन फिर ये सही हो जाता। तो अभी ये एग्जैक्ट सही है लेवल चेक करने के लिए। सेकंड लास्ट देखते हैं, समतल सतह की माप के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? समतल सतह की माप के लिए। अब देखिए फ्लैट सरफेस मेजरमेंट की बात हो रही है, तो फ्लैट सरफेस मेजर कौन करता था? किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, नहीं किया जाता है। तो सरफेस प्लेट भी यूज हो रही थी, जब आप डायरेक्ट इंडिकेटर से सतह को समतल देख रहे थे आप साइन बार की उपस्थिति में, तो क्या थी वहां पे? सरफेस प्लेट भी थी। सरफेस गेज का यूज भी किया जाता है। रेडियस गेज, इसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट इंडिकेटर DTI है, डायरेक्ट इंडिकेटर का यूज ही है फ्लैट में चेक करने के लिए, इसकी सहायता से, ठीक है। तो रेडियस गेज क्या है? यहाँ पे नहीं होता है इसका प्रयोग, मतलब 29 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है फ्लैट में चेक करने के लिए। 29 का सी समझ में आया लोगों को। 30 लास्ट देखते हैं, लेथ बेड का समतलता का निरीक्षण किया जाता है। लेथ बेड की समतलता का निरीक्षण किया जाता है।
तो इसके लिए कई तरह की स्ट्रेटेजी आपको बताए गए हैं। स्टील स्ट्रेटेज भी होता है, कास्ट आयरन स्ट्रेटेज भी होता है। तो स्टील रूल द्वारा एक गलत हो जाएगा, कास्ट आयरन स्ट्रेटेज सही है सरफेस प्लेट के द्वारा। तो इसके कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, स्ट्रेट कास्ट आयरन स्ट्रेटेज द्वारा। जो लेथ बेड की समतलता का निरीक्षण किया जाता है कास्ट आयरन स्ट्रेटेज द्वारा। ये काफी लंबे रहते हैं, ये एंगल में बने रहते हैं। इनके द्वारा क्या करते हैं हम? लेथ बेड की एक्यूरेसी मतलब समतलता चेक करते हैं। तो ये आप लोग बताइए कमेंट करके कितने आप लोग पहले सॉल्व कर लिया करें, फिर बताइए कमेंट में कितने आप लोगों के आंसर सही आ रहे थे। ठीक है, आप मैच कराइए, फिर जो चीज क्वेश्चन कंफ्यूजन वो क्वेश्चन की कंफ्यूज बताइए, फिर हम अगले नेक्स्ट जो सॉल्यूशन कराएंगे उसमें हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।